हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ही इज़ अकाया और आज अपना कंप्लीट करने वाले चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बेसिकली देखो, हमने यहाँ पे ह्यूमन फिजियो का थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है? हमने ब्रीथिंग पढ़ लिया है। ठीक है, हमने बॉडी फ्लूइड पढ़ लिया है। ठीक है, हमने कल पढ़ा है कौन सा चैप्टर? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी हमने पढ़ लिया। और आज अपना हम लोकोमोशन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, ये आज हम अपना कंप्लीट करेंगे। तो इस लेक्चर में हम यही वाला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पोमोडोरो होने वाला है, देखो मैं रखती तो हर चैप्टर में हूँ 1.5 घंटे ही। ठीक है, 1.5 घंटे ही रख रही हूँ। देखो अगर हो जाता है तो वेल एंड डन, नहीं हो पाता है तो मान के चलो 2 आवर हम ले लेंगे। ठीक है, इससे कम में देखो कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होना। ठीक है, आ जाओ, आयो बिना किसी लेट के हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है लोकोमोशन एंड दूसरा हमारा मूवमेंट। देखो लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों एक दूसरे के थोड़े से सिमिलर हैं, मिलते जुलते वर्ड हैं, लेकिन मूवमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ हम रुक करके, मान लो कि ये मैं हूँ और मैं यहीं रुक करके कोई काम कर रही हूँ तो इसको हम मूवमेंट कहते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चल के यहाँ तक आ गई हूँ तो अगर जो ये काम हुआ है इसको मैं लोकोमोशन कहती हूँ। तो मतलब यही है कि अगर हमारा प्लेस चेंज होता है मूवमेंट में, अगर हमारा कोई प्लेस चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं कि लोकोमोशन। लोको पायलट क्या करता है? ट्रेन को ले करके जाता है दूसरे प्लेस पे, इससे तुम लर्न कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मूवमेंट में होता है कि हमारा जो बॉडी का पोस्चर है वो चेंज होता है, सिर्फ हमारा पूरा बॉडी का मूवमेंट नहीं होता। देखो मूवमेंट जो है वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर है किसी भी लिविंग बींग्स का। तुमको भी पता है कि हर एक लिविंग बींग्स चलता है। अगर हम पूछोगे तुम प्लांट के बारे में कि प्लांट भी तो एक लिविंग बींग है तो वो क्यों नहीं मूवमेंट करता या चलता क्यों नहीं है? भाई वो लोकोमोशन नहीं करता लेकिन मूवमेंट करता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूवमेंट जो है ना वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब एनिमल्स एंड प्लांट दोनों ही वाइड रेंज में मूवमेंट शो करते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लो तुम, जो प्रोटोप्लास्ट होता है किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, सिंपल फॉर्म में मूवमेंट करवाता है। ठीक है, सीलिया का मूवमेंट देख लो, फ्लैजेला का देख लो, टेंटिकल्स जानते हो? टेंटिकल्स कोई भी एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर ऐसे ऐसे टेंटिकल्स निकले होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में आप देख लो हमारा लिम्ब मूव करता है, जॉ, आईलिड, टंग, सम ऑफ द मूवमेंट। अगर देखो कुछ ऐसे भी मूवमेंट होते हैं जो अपना प्लेस चेंज करते हैं या लोकेशन चेंज करते हैं, उस वॉलेंट्री मूवमेंट को हम लोकोमोशन के नाम से जानते हैं। जैसे वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये जितने भी हैं लोकोमोटरी मूवमेंट है। अब लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। बेसिकली देखो, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। एग्जाम्पल में पैरामेशियम, देखो इनमें सीलिया होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है ताकि फाइटोफैरिंग से क्या करे, फूड को अपने पास लेकर आए, और यही लोकोमोशन भी है उसका। तो हो सकता है कभी कभी ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि एक लोकोमोटर स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती ताकि मुझे लोकोमोशन करना हो, दोनों को सेम ही स्ट्रक्चर करवा देता है। हाइड्रा का देखो तो हाइड्रा में बेसिकली टेंटिकल्स होते हैं जो प्रे को कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है एंड उसको यूज़ किया जाता है लोकोमोशन में भी। लिम्स का यूज़ देखो, हम बॉडी के पोस्चर को चेंज करते हैं, लोकोमोशन को एज वेल। ठीक है, तो ये जो अबव ऑब्जर्वेशन देखे हो तुमने मूवमेंट एंड लोकोमोशन को भी, उनको हम सेपरेटली अलग अलग नहीं पढ़ सकते, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। द टू में लिंक्ड बाय स्टेटिंग दैट ऑल, देखो एक चीज़ ये भी देख लो, जितने भी लोकोमोशन है वो मूवमेंट हो सकते हैं लेकिन जितने भी मूवमेंट है वो लोकोमोशन नहीं हो सकते। मतलब देखो एक यहाँ खड़े होकर के काम कर रहे हैं, ये लोकोमोशन भी हो सकता है, साथ ही साथ इसको मैं बोल सकती हूँ मूवमेंट। लेकिन अगर मान लो ये तो खड़े होकर के काम कर रहे हैं, अगर मैं चलते हुए काम कर रही हूँ, ठीक है,
तो इसको सिर्फ मैं लोकोमोशन कह सकती हूँ, मूवमेंट नहीं, क्योंकि मूवमेंट तो एक जगह बिना पोस्चर के चेंज किए काम किया जाता है। अब देखो मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल्स वैरी विद देयर हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। मतलब उनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो कहाँ रहते हैं उस पर डिपेंड करता है, और उनको क्या करना है, बेसिकली चलना है, दौड़ना है, या जो भी करना है उनके सिचुएशन के हिसाब से कैरी होता है। लोकोमोटरी जनरली किस किस चीज़ के लिए होता है, अगर आपको फूड सर्च करना है, कहीं जगह पाना है, मेटिंग करना है, ब्रीडिंग ग्राउंड पे जाना है, या फिर फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन को ढूंढना है, अपने एनिमीज या प्रेडेटर से बचना है, तो उसके लिए लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ मूवमेंट की, तो 3 टाइप ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। पहला एमेबॉइड, दूसरा सिलियरी और तीसरा मस्कुलर। ये तीनों ही हमारे एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, मतलब कि ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं। देखो कुछ स्पेसीज में क्या होता है, हमारे मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट अमेबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। इट इज़ अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया फॉर्म बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन एमीबा। मतलब एमीबा में भी तुम देखते होगे कि एमेबॉइड मूवमेंट होता है, तुमको पता ही है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन एमेबॉइड मूवमेंट। ये तुम अभी देखोगे किस तरीके से माइक्रोफिलामेंट मूव करता है। सीलियरी दूसरा हमारे पास है, सीलियरी मूवमेंट, पहला एमेबॉइड मूवमेंट। देखो सीलियरी मूवमेंट बेसिकली क्या है, वन ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन जो लाइंड होता है सिलिएटेड एपिथेलियम से। तुम ये जानते हो फलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है बेसिकली, जो कि पैसेज ऑफ ओवा में हेल्प करता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होता है। ये नाक फॉरेन बेसिकली यहाँ पे ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है फॉरेन मटेरियल्स को बाहर, फॉरेन सब्सटेंस को इनहेल नहीं कराता। बेसिकली एटमॉस्फेरिक एयर के साथ हमारा फॉरेन मटेरियल भी आ जाता है, उसको बचाने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, डस्ट पार्टिकल को रोकने के लिए, रिमूव करने के लिए हम सीलिया का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट की, तो ह्यूमंस में ये मूवमेंट भी होता है। लिम्ब, जॉ, टंग वगैरह में मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे मसल्स मूव करती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लोकोमोशन रिक्वायर होता है ताकि परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चलता रहे मस्कुलर का, स्केलेटल का और न्यूरल सिस्टम का। इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ मसल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में, कि कैसे वो दोनों सारे स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या फिर दोनों एक दूसरे के साथ कैसे चल लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मसल्स के बारे में, ठीक है। फ्लैजिलेटेड मूवमेंट तुमको पता है, फ्लैजिला की तरह तो हमारे स्पर्म में भी फ्लैजिली मूवमेंट होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ, वही चीज़ बोला मैंने, स्पर्म में भी फ्लैजिली मूवमेंट होता है वाटर करंट की वजह से। कैनाल, अब स्पॉन्जेस में भी तुम देखते हो वाटर कनेल का मूवमेंट होता है। प्रोटिस्टा में देखते हो, प्रोटिस्टा में जैसे यूग्लेना में। मसल्स देखो बेसिकली क्या है, एक मीजोडर्मल ओरिजिन से आई है, मतलब समझ रहे हो ना, ओरिजिन इसकी मीजोडर्मल है। 40 से 50% हमारे बॉडी का वेट मसल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन में से क्वेश्चन बनते हैं। कितने 40 से 50% हमारी बॉडी का वेट जो रहता है हमारा मसल तय करता है। इनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं असर्शन रीजन में। हमारे पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है एक्साइबिलिटी की, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की, एक्सटेंसिबिलिटी की, इलास्टिसिटी की। तो हम इसको याद किए हैं ई स्क्वायर सी स्क्वायर से। एक ई से एक्साइबिलिटी, दूसरे ई से इलास्टिसिटी, एक सी से कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, सेकेंड सी से नहीं, ई का स्क्वायर है, सॉरी, ई का क्यूब है, ई का क्यूब सी, ठीक है, ऐसे याद करना। मसल्स देखो क्लासीफाई बेसिकली क्राइटेरिया के बेसिस पे किया गया है कि उनका लोकेशन कहाँ पे है, वो दिखते कहाँ पे हैं, उनका नेचर ऑफ रेगुलेशन कैसा है। तो 3 टाइप के बेसिक मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, विसरल मसल एंड कार्डियक मसल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो ये हमारा पहला है स्केलेटल मसल। सबसे पहले यही देख लो, फ्लैजिलरी मूवमेंट तुम देख ही रहे थे, तो फ्लैजिलरी मूवमेंट में बेसिकली आते हैं स्पर्म मूव करते हैं तो फ्लैजिला की हेल्प से। वाटर जो कैनाल सिस्टम होता है हमारे स्पॉन्जेस में, वो भी होता है फ्लैजिला की वजह से।
फिर आता है हमारे पास प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के लोकोमोशनरी मूवमेंट में भी फ्लैजिला का मूवमेंट आता है। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे स्केलेटल मसल सिस्टम। जैसा कि मैंने तुमको बताया था, हमारे पास 3 टाइप के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, विसरल मसल्स एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल देखो क्लोजली एसोसिएटेड होता है स्केलेटल कंपोनेंट हमारे बॉडी के, ठीक है। ये स्ट्राइपेड होते हैं, मतलब डार्क एंड लाइट बैंड शो करते हैं। क्या करते हैं? डार्क एंड लाइट बैंड शो करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको स्ट्राइपेड मसल कहते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। इसीलिए हम इसको स्ट्राइटेड मसल के नाम से जानते हैं। इनकी जो एक्टिविटी होती है, हम इनको वॉलंटरी कर सकते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, इसलिए हम इसको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये प्राइमरली इवॉल्व होते हैं कि ये हमें लोकोमोटरी एक्शन में हेल्प करते हैं, बॉडी के पोस्चर भी चेंज होती है तो उनमें भी हेल्प करते हैं। फिर आते हैं विसरल मसल। विसरल मसल बेसिकली इनर वॉल ऑफ हेलो विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। इनका एक बेसिकली ये देखो, ये स्ट्राइएशन शो नहीं करते, मतलब कि डार्क एंड लाइट बैंड शो नहीं करते, एंड स्मूथ होते हैं अपीयरेंस में। स्मूथ मसल्स भी इसीलिए इनको कहा जाता है। ये नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं। ये देखो, ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, ये बेसिकली यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मैं कि इनके पास न्यूक्लियस एक ही प्रेजेंट होता है। ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड ही होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड, एंड सेम ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड ही होते हैं। इसकी टैपरिंग एंड होती है, कुछ इस तरीके से ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके पास टैपरिंग एंड होती है। नर्वस सिस्टम, इनकी भी एक्टिविटी को नर्वस सिस्टम से हम कर, ठीक है, वॉलंटरी नहीं किया जा सकता, मतलब इनको क्या कह सकते हैं हम, इनवॉलंटरी मसल्स, क्योंकि इनको नर्वस सिस्टम से हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट के फूड में हेल्प करते हैं, गैमेट के ट्रांसफ़र में भी हेल्प करते हैं। थर्ड आता है कार्डियक मसल। जैसा कि नाम भी समझ में आ रहा है, हम यहाँ कार्डियक की बात कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे हार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये मसल्स ऑफ हार्ट में देखने को मिलता है। ये जो रहते हैं, इनको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते नर्वस सिस्टम के उसमें, तो इसी का हम इनको इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। इनमें स्ट्राइएशन शो होते हैं, लार्क एंड लाइट बैंड शो होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेट अस एग्जामिन स्केलेटल मसल्स को थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कैसे वो मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्ट शो करते हैं, ठीक है। लगता है इस चैप्टर को हम जल्दी ही कवर कर पाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट हो जाते हैं एकदम धुरंधर सीरीज़ के साथ, फटाफट कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। देखो, स्केलेटल मसल जो रहता है, बेसिकली हर एक मसल देखो इस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। ये टोटली पूरा मेरा एक स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल के अंदर देखो, मैं एक नया डायग्राम लेकर के आऊँगा जिसे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, एंड इस मसल्स का डायग्राम भी मैं तुमको दिखा देती हूँ। आ जाओ, मसल का एक बार और रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बेसिकली जो मसल्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। पहला देखो यहाँ सॉरी, यहाँ पे सिस्टम मसल्स की बात कर रहे हैं, मैं सिस्टम के पास पहुँच गई थी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो एक न्यूरल सिस्टम है, एक मस्कुलर सिस्टम है, एक स्केलेटल सिस्टम है। हमने पढ़ा ही था, तुमको तो पता ही है। हर एक मसल की टिश्यू जो रहती है मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है, मैंने तुमको बता दिया था। 40 से 50% बॉडी का वेट जो रहता है अडल्ट ह्यूमन में हमारी मसल्स कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। मसल्स के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी, एक्सटाइबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, तुमको लर्न करना है। टाइप ऑफ मसल तो हमने 3 टाइप के मसल्स देखे थे। सबसे पहले स्केलेटल मसल देखा था, पिंक कलर लगाऊं? सबसे पहले देखा था हमने क्या, स्केलेटल मसल देखा था, फिर हमने स्मूथ मसल देखा, फिर हमने कार्डियक मसल को देखा था, ठीक है। अभी देखो स्ट्राइएशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्केलेटल मसल स्ट्राइएशन शो करते हैं, स्मूथ मसल स्ट्राइएशन शो नहीं करते, एंड कार्डियक मसल भी स्ट्राइएशन शो करते हैं, ठीक है। शेप की बात करें तो स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ये फ्यूजिफॉर्म, ये इसके पास टैपरिंग एंड्स होते हैं, एंड कार्डियक मसल भी स्केलेटल शेप का होता है। ब्रांचिंग की बात करें तो स्केलेटल मसल के पास
ब्रांचिंग नहीं होती, इसके पास भी नहीं होती, लेकिन कार्डियक मसल के पास ब्रांचिंग होती है। कंट्रोल की बात करें तो तुमने देख ही लिया एनसीईआरटी में, ये इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी किसी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिगर एक बार देख लो, कार्डियक मसल के तुम देख रहे हो ये सिंग न्यूक्लिएटेड है, इसके पास न्यूक्लियस ज़्यादा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। जैसा कि तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो लाइट ये स्ट्राइशन तुमको दिखाई दे रहा है, इसके पास डार्क एंड लाइट बैंड्स है, इसी को बोलते हैं डार्क एंड लाइट बैंड्स। ये तुम्हें बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ दिखा। अब देखो स्मूथ मसल के पास ये टैपरिंग एंड तुम्हें दिखाई दे रहा है, ऐसा टैपरिंग एंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही लिखा है कि टैपर्ड एंड प्रेजेंट होता है, इसके पास एक ही न्यूक्लियस होता है एंड ये स्ट्राइशन शो नहीं करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास कार्डियक मसल के पास, इसके पास देखो ब्रांचिंग दिख रही है, ये ब्रांच इधर से गई, ये ब्रांच इधर से गई, तो ब्रांचिंग शो होती है, स्ट्राइशन भी दिख रहे हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, ये ब्रांचिंग तुम्हें दिखाई दे रही है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हमारे सिर्फ यही होते हैं, बाकी सब यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब देखो स्केलेटल मसल के बारे में, बेसिकली देखो बोन मैरो से मसल्स निकलती हैं, तुमको पता है। बोन मैरो में देखो टेंडन भी होता है एंड लिगामेंट भी होता है, ठीक है। नहीं, टेंडन बेसिकली क्या करता है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। तुमने याद किया था मसल्स को बोन से कनेक्ट करने वाला एमटीबी करके लर्न किया था, नहीं, मसल्स को, ये मसल्स हैं, ये टेंडन है, ये हमारे पास बोन है। इसका मतलब यही है कि मसल्स को बोन को कनेक्ट करने वाला टेंडन हुआ करता था। तो यही चीज़ है कि इस टेंडन ने क्या किया है, मसल, ये हमारे पास मसल है, ये हमारे पास बोन मैरो है, इसको इसने कनेक्ट कर रखा है। अब देखो इस बेसिकली इसको जब हमने निकाला एक मसल को, तो हर एक मसल के अंदर हमें दिखाई दी ऐसा चरकोर सा स्ट्रक्चर, सॉरी ओवल स्ट्रक्चर, जिसको जो कॉलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको हम फैसिया कहते हैं, फैसिया कहते हैं, ठीक है। इस पूरे मसल्स को या मसल्स बंडल को हम फैसिकल्स कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ देखी तुमने, ये मसल्स निकाला, ये एक जो हमारे पास मसल बंडल दिखाई दे रही है, इसको हम फैसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फैसिकल्स। बेसिकली देखो अब हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से मसल्स जो रहते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो हर एक स्केलेटल मसल जो रहता है ऑर्गेनाइज फॉर्म में, देखो मान लो कि ये हमारे पास एक स्केलेटल मसल है, हर एक स्केलेटल मसल्स के अंदर पैरेलली अरेंज मायोफैसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फैसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक फैसिकल जो रहता है एक दूसरे से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फैजिया, ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। हर एक ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल जो रहता है हमारे बॉडी में नंबर ऑफ मसल बंडल या फैसिकल शो करता है, जो एक दूसरे से हेल्ड होते हैं बाय अ कॉमन कॉलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको बोलते हैं फैजिया। इन दोनों के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। अब एक फैसिकल को अगर मैं निकाल लूँ तो इसके अंदर भी क्या होता है, पैरेलली अरेंज मसल्स फाइबर्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स, मसल्स फाइबर्स, हर एक मसल फाइबर, एक मसल फाइबर को अगर मैं यहाँ से बाहर निकालूँ तो हर एक मसल फाइबर जो रहता है बाहर से जो रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बेसिकली देखो इसके मसल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोलेमा के अंदर पे मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं सिंसाइशियम, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसी के अंदर पे बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसी को मैंने बना दिया। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि ये मसल्स में प्रेजेंट है। मसल के अंदर वाले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यहाँ वाला प्रेजेंट है, ये जो कैल्शियम का पूरा भंडार होता है, इसके पास बहुत ज़्यादा कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इनको स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम के नाम से भी जानते हैं। अब बेसिकली अगर मैं इसी को देखूं तो हर एक मसल फाइबर के अंदर, तो ये तो पैरेलली अरेंज तुम्हें दिखाई दे ही रहा है, हर एक मसल फाइबर के अंदर पे पैरेलली अरेंज जो रहते हैं मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं।
फिलामेंट और मायोफाइब्रिल्स। तो आ जाओ इसी को एक बार पढ़ लेते हैं। देखो हर एक स्केलेटल मसल जो रहता है, हर एक स्केलेटल मसल के अंदर, मसल नहीं मसल्स, जो पैरेलली अरेंज यहाँ पे फैजिया प्रेजेंट होते हैं। फैजिया एक दूसरे से हेल्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ फैजिकल्स। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया। देखो हर एक मसल, स्केलेटल मसल के अंदर पैरेलली अरेंज मसल बंडल्स या फैजिकल्स होते हैं। हर एक फैजिकल एक दूसरे से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जिसको हम फैजिया कहते हैं। अब हर एक मसल फाइबर के अंदर कई नंबर में मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक मसल फाइबर जो रहता है लाइंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। उसके अंदर सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सार्कोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। मसल जो रहते हैं साइंटिशियम शो करते हैं, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर प्रेजेंट होता है। ये स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन का। स्टोर हाउस किसका होता है? कैल्शियम आयन का। हर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर मसल फाइबर का प्रेजेंट होता है लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स जो सार्कोप्लाज्म के आसपास होते हैं, जिसको हम मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। अब हर एक मायोफाइब्रिल जो रहता है अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड शो करता है। इन डिटेल स्टडी मायोफाइब्रिल्स की बात करें तो इसमें स्ट्राइएशन शो होते हैं। दो पैटर्न में दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन से मिल करके बनता है एक्टिन एंड मायोसिन। जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो कैसा होता है? द लाइट बैंड, जो लाइट बैंड होता है वो एक्टिन होता है, जिसको आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड के नाम से भी जानते हैं। एंड जो डार्क बैंड होता है वो ए बैंड यानी अनआइसोट्रोपिक बैंड के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, क्या बोला है? एक लाइट बैंड शो होता है जिसको एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं या आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड, और डार्क बैंड जो रहता है अनआइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, और वो मायोसिन से बना हुआ होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो दोनों ही प्रोटीन अरेंज होते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर में पैरेलली। दोनों ही फिलामेंट दोनों ही प्रोटीन्स, याद रखना ये दोनों प्रोटीन्स हैं, दोनों ही प्रोटीन जो रहते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलली अरेंज होते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल्स में। देखो ये कुछ इस तरीके से। डार्क बैंड, ये डार्क बैंड है मतलब ये मायोसिन है। ये लाइट बैंड है मतलब ये एक्टिन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं? लाइंड होते हैं। एक्टिन फिलामेंट काफ़ी थीनर होता है एज कम्पेयर टू द मायोफिलामेंट, इसीलिए कॉमनली थिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट के नाम से भी हम इनको जानते हैं। थिन फिलामेंट कौन सा होता है? एक्टिन। एंड थिक फिलामेंट कौन सा होता है? मायोसिन। ठीक है, इन सेंटर आई बैंड प्रेजेंट होता है। देखो ये वाला पूरा डायग्राम देखो, ये जो डार्क बैंड तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये हमारे पास हैं मायोसिन, और ये लाइट बैंड जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये तुम्हारे एक्टिन। देखो पैरेलली ये सब अरेंज है। बीच में देखो एक हमारे पास रॉड से प्रेजेंट है। ठीक है, इसको जेड लाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जेड लाइन के नाम से। दोनों जहाँ पे लाइट बैंड प्रेजेंट है इसको आई बैंड कहते हैं, एंड जहाँ तक हमारे पास मायोसिन है एन आइसोट्रोपिक बैंड, यहाँ पे ए बैंड प्रेजेंट है। दोनों एक्टिन के बीच में जितना गैप है इस गैप को जेड जोन कहते हैं। एंड आई बैंड से लेकर के दूसरे आई बैंड तक जो प्रोसेस है उसको सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया। ये तुम्हारा ऐसे बीच में अगर कर दो तो इसको हम एम लाइन भी कह सकते हैं। चलो इसी को पढ़ लेते हैं। देखो सेंटर में एक आई बैंड होता है जो इलास्टिक फाइबर से मिलके बना होता है, जिसको जेड लाइन के नाम से भी जानते हैं, जो बाइसेक्ट करता है दोनों को। जैसा कि तुम्हें दिखाई दे रहा है दो फिलामेंट्स उन दोनों को बीच में से काट दे रहा है, तो ये चीज़ है तुम्हारा। ठीक है, थिक फिलामेंट जो रहता है ए बैंड से तक हेल्ड होता है, जो मिडल ऑफ दिस बैंड थिन फाइब्रस कनेक्टिव, जिसको एम लाइंड कहते हैं।
एक चीज़ मैंने तुमको गलत बताई, यहाँ पे ये चीज़ बीच में अगर तुम करते हो ना तो ये हमारे पास IM बैंड आता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ए देखो, मिडल ऑफ द बैंड बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, जिसको M लाइन कहते हैं। A एंड I अरेंज होता है इस तरीके से, जो कि मायोफिलामेंट के लेंथ वाइज को डिवाइड करते हैं। वो पोर्शन मायोफाइब्रिल्स का जो दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में प्रेजेंट होता है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, जो फिलामेंट्स होते हैं थिक एंड थिन दोनों पार्शली ओवरलैप करते हैं, ठीक है। not this center part of the thick filament not overlap by thin filament is called H zone। H zone तो तुम देख ही रहे हो, जहाँ पे दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हुई है उसको हम H जोन कहते हैं। अब देखते हैं कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। एक्टिन फिलामेंट किससे बनता है, हमारा एक्टिन फिलामेंट दो टाइप के फिलामेंट्स एक्टिन से each actin thin filament is made up of 2F filamentous actin helically wounded to each। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्टिन फिलामेंट है ना, दो मायोफिलामेंटस एक्टिन जब एक दूसरे के साथ हेलिकली बाउंड हो जाते हैं तो बनता है। अब हर एक F एक्टिन जो रहता है पॉलीमर, बेसिकली देखो, जब ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स ग्लोब्यूलर एक्टिन बहुत सारे, जब ये हमारे पास एक ग्लोब्यूलर एक्टिन है, जब बहुत सारे ग्लोब्यूलर एक्टिन मिल जाते हैं तो ये हमारा बन के F एक्टिन तैयार होता है। जब दो F एक्टिन मिलते हैं तो हमारा प्यारा सा एक्टिन बाबा तैयार होते हैं। दो फिलामेंट एक दूसरे के चलो आ जाओ, स्टार्टिंग से बताती हूँ, एक बार में फटाफट से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। बेसिकली हमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी कि एक्टिन एंड मायोसिन दोनों का हमें पढ़ना है कि किस तरीके से क्या होता है, ये दोनों बनते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिन यानी कि थिन फिलामेंट की बात कर रहे हैं। एक्टिन फिलामेंट कैसे बनता है, दो फिलामेंटस एक्टिन जब एक दूसरे के साथ हेलिकली ऐसे वाउंड अप करते हैं तो हमारा एक एक्टिन फिलामेंट बनता है। अब एक एफ फिलामेंट क्या होता है, मोनोमेरिक यूनिट ग्लोब्यूलर एक्टिन से मिलके बनता है। मतलब ये ग्लोब्यूलर एक्टिन है, ये बहुत सारा ऐसा 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 चेन बना लेगा, पॉलीमर बना लेगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, दोनों ग्लोब्यूलर प्रोटीन को एक दूसरे के साथ वाउंड अप कर देना है। अब ये वाउंड अप करने के बाद क्या बन गए, एक्टिन बन गए। तुम मतलब समझ रहे हो, देखो एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, जब बहुत सारे से वाउंड अप हो गया, मतलब बहुत सारे ग्लोब्यूलर मोनोमरिक यूनिट बन गई तो ये एफ एक्टिन बन गया। जब यही एफ एक्टिन दो एफ एक्टिन क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसा वाउंड अप कर लेते हैं तो ये हमारे पास एक एक्टिन फिलामेंट बन के रेडी हो जाता है। अब देखो एक एक्टिन के बीच में भी क्या होता है, एक अलग से आता है एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं, ये देखो कुछ इस तरीके से तीन तरीके का ऐसे वाउंड अप होता है। ये बेसिकली होती है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन जो रहता है ऑल्सो रन टू एफ एक्टिन के साथ साथ इसी लेंथ के बाई जैसा गोल गोल घूमता रहता है। और कंप्लीट प्रोटीन फिर ट्रोपोनिन आता है। बेसिकली देखो एक जो एक्टिन फिलामेंट है तीन तरीके के प्रोटीन से मिलके बनता है, पहला एफ एक्टिन, फिर ट्रोपोमायोसिन, फिर ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन तुम देख ही रहे हो, देखो एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन इस तरीके से वाउंड अप हुआ, इसी पैरेलली एफ एक्टिन के बीच में जैसे ये पैरेलल वाउंड अप हुआ है एकदम सेम इसी तरीके से क्या होता है, एक ट्रोपोमायोसिन भी वाइंड अप होता है। एंड इसके बाद क्या होता है, एक प्रोटीन आता है तीन मोनोमेरिक यूनिट के साथ जिसका नाम है ट्रोपोनिन। इसी में क्या होता है, तीन टाइप के एंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोमायोसिन के वाउंड होते हैं। रेस्टिंग स्टेज में ये ट्रोपोनिन क्या होते हैं, मास्क होते हैं एक्टिव बाइंडिंग साइट, प्लीज़ याद रखना। रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, ये जो ट्रोपोनिन होते हैं मास्क होते हैं एक्टिव बाइंडिंग साइट से, और मायोसिन जो रहता है फॉर अ मायोसिन ऑन अ एक्टिव एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। अब हर एक मायोसिन, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं मायोसिन कैसे बनता है, उससे पहले तुम देख लो ट्रोपोनिन जो बनता है तीन यूनिट से मिलके बनता है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब देखो मायोसिन कैसे बनता है, तुमने ये स्ट्रक्चर तो देख लिया,
एक दूसरे के साथ। पहले तो ये हमारे पास एक्टिन है, ठीक है, एफ एक्टिन है, फिर इसी के आसपास ट्रोपोमायोसिन मूव कर रहा है, एंड ये 3 तरीके का मोनोमोरिक यूनिट बना करके इंटरवल ऑफ टाइम में कुछ कुछ यहाँ पे ट्रोपोनिन प्रेजेंट है। अगर हम बात करें मायोसिन की, तो मायोसिन थिक फिलामेंट पॉलीमराइज्ड प्रोटीन ये भी होता है। बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट मेरोमायोसिन मिल करके एक मायोसिन बनाते हैं, जिसको कि हम थिक फिलामेंट कहते हैं। हर एक मेरोमायोसिन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला ग्लोब्यूलर हेड होता है, शॉर्ट आर्म्स होते हैं, एंड फिर टेल होता है। ये पूरा मिला करके हैवी मेरोमायोसिन बनाता है, एंड बाद में लाइट मेरोमायोसिन। बेसिकली 2 तरह के मेरोमायोसिन होते हैं, ये ग्लोब्यूलर हेड होता है एंड ये टेल होता है। जो ग्लोब्यूलर हेड है ये हैवी मेरोमायोसिन है, ठीक है, हेड एंड शॉर्ट आर्म जहाँ पर आते हैं, एंड यहाँ पे लाइट मेरोमायोसिन में हमारा प्यारा सा टेल आता है, ठीक है। ये जो रहते हैं बेसिकली एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे पॉलीमराइज्ड होते हैं फिलामेंट, जिसको क्रॉस आर्म्ड कहते हैं। ग्लोबुलर हेड जो रहता है इसके पास 2 बाइंडिंग साइट्स होते हैं, पहला एटीपी बाइंडिंग साइट एंड दूसरा एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है, जो एक्टिव होता है तब जब मायोसिन आता है तब। अब देखते हैं मैकेनिज्म किस तरीके से मसल जो रहते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मायोसिन जो रहता है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये मान लो कि हमारे पास मायोसिन है, मायोसिन के आजू बाजू जिस तरीके से फिलामेंट तुमको दिखाई देते हैं, ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक्टिन। तो देखो एक्टिन फिलामेंट ही मूव करता है, लेकिन जो हमारा प्यारा सा मायोसिन होता है ये कभी मूवमेंट नहीं करता, नॉट मूव या नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का होता है तो कभी मायोसिन मूव नहीं करता, हमारा एक्टिन मूव करता है। मैकेनिज्म का बेस्ट एग्जांपल स्लाइड किया गया था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के हिसाब से। बेसिकली इसमें क्या कहा था, मसल फाइबर एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड स्लाइड करते हैं, यानी कि क्या होता है, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। ये इस लाइन से ही तुम समझ जाओगे ना सर्सन, यही रीज़न क्वेश्चन बन जाता है। ये हमारे पास थिन फिलामेंट है, कैसा है, थिन फिलामेंट। तो यही थिन फिलामेंट क्या करता है, ये थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट के ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है, इसी को स्लाइडिंग थ्योरी कहते हैं। अब देखो यहाँ से हमारा मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। तुमने स्ट्रक्चर देख लिया, एक सेकेंड मैं नेट ही ऑफ कर देती हूँ, बहुत सारे फालतू मैसेजेस आ रहे हैं। चलो आ जाओ। मसल कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली स्टार्ट होता है सिंगल जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मोटर न्यूरॉन के थ्रू कोई एक सिग्नल पहुँचता है। मोटर न्यूरॉन के साथ मसल्स फाइबर्स कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ मोटर यूनिट बना करके। जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर, जिसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के नाम से जानते हैं या मोटर एंड प्लेट्स कहते हैं। अब देखते हैं आपने मायोसिन के स्ट्रक्चर को। देखो ये पेक्टोरल गर्डल कहाँ से आ गया, जब आओ फटाफट से चैप्टर को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर बोल रहा है। जैसा कि तुमको दिख रहा है ये वाला जो डार्क बैंड है इसको मायोसिन कहते हैं, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो लाइट बैंड है, ठीक है। ये देखो जो बीच में से कट लगा रहा है ये हमारा जेड लाइन है। जहाँ तक मायोसिन प्रेजेंट है उसको ए बैंड कहते हैं, जहाँ तक लाइट बैंड प्रेजेंट है उसको हम आई बैंड कहते हैं। बीच में से जो हॉरिजॉन्टल कट लगा रहा है उसको एम लाइन कहते हैं, या फिर जहाँ तक ये हमारे पास प्रेजेंट है जहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हुई है उसको जेड जोन कहते हैं। जेड जोन के जहाँ जहाँ स्लाइडिंग स्टार्ट हुई है उसको ओ जोन कहते हैं, और ये आई जोन तो तुमको समझ में ही आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ वहीं लिखी गई है कि सार्कोमियर क्या होता है, बेसिकली जहाँ तक क्या हुआ है जेड लाइन की यूनिट हुई है मसल्स की उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। जेड जोन क्या है, बेसिकली जहाँ पे मायोसिन प्रेजेंट है। ओ जोन कहाँ है, जहाँ पे एक्टिन मायोसिन दोनों प्रेजेंट है। आई बैंड कहाँ है, जहाँ पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट हुई है। एक्टिन की बात करें तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, एक स्मॉल सब यूनिट जी एक्टिन बना, ग्लोब्यूलर बना, दोनों एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज किए, बहुत सारी जी ग्लोब्यून की यूनिट आ गई और ये एक फिलामेंटस एक्टिन यानी एफ एक्टिन बना। अब जब 2 फिलामेंटस एक्टिन मिल के बनाते हैं तो ये हमारे पास एक एक्टिन बन के रेडी हो जाता है। ग्रीन कलर का एक्टिन बना, ऑरेंज कलर का एक ट्रोपोमायोसिन है जो बिल्कुल एफ एक्टिन के पैरेलली मूव करता है। ये एक्टिन तुम्हें दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास हर एक मायोसिन के पास क्या होता है, एक एक्टिव बाइंडिंग साइट होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट।
इसी एक्टिन बाइंडिंग साइट को ढकने वाला ये ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोमायोसिन की साइट है, ठीक है, एक्टिन जहाँ बाइंड होता है उसको ये ढका रहता है। मायोसिन की बात करें तो मेरोमायोसिन बहुत सारे मिल करके क्या बनाते हैं, मायोसिन बनाते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ग्लोब्यूलर हेड होता है, ग्लोब्यूलर हेड पे दो बाइंडिंग साइट्स होते हैं, नीचे वाला जो रहता है एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, ऊपर वाला एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। मायोसिन के ऊपर एक्टिव बाइंडिंग साइट होता है एंड एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लोब्यूलर हेड देख रहे हो, ग्लोब्यूलर हेड में बेसिकली हेड आता है, दूसरा हमारे पास शॉर्ट आर्म्स आते हैं जो बेसिकली हैवी मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मिल करके क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन करते हैं। टेल की बात करें तो टेल जो होता है बेसिकली लाइट मेरोमायोसिन का फॉर्मेशन करते हैं। ये पॉलीमर यूनिट है, अगर पॉलीमर बेसिकली एक दूसरे के बहुत सारे मिल जाते हैं तो इसको हम मायोसिन की यूनिट कहते हैं, ठीक है। क्रॉस आर्म जो रहते हैं प्रोजेक्टेड होते हैं टूवर्ड एट द रेगुलर इंटरवल एट द पार्टिकुलर एंगल पे, ठीक है। अब देखो किस तरीके से क्या होता है, सिग्नल पहुंचता है और किस तरीके से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। मान लो मैंने किसी गर्म चीज़ को छू लिया, अब मुझे तुरंत हाथ को क्या करना है, ऐसे मुड़ना है, या फिर ऐसा बोल दो कि मुझे खाना खाना है, तो किसी हमारे एल्बो को मूव करना है और मसल का हमारा कॉन्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले हो क्या, हमारे पहले ब्रेन या फिर ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है, ब्रेन पे एक सिग्नल आएगा। सिग्नल कौन लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन आएगा। मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर मिल करके एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मोटर यूनिट बनाते हैं। इस मोटर यूनिट से सबसे पहले क्या होता है, बेसिकली ये बीच का जो जंक्शन, देखो ये तुमको पता ही है कि ये हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल है, नर्व की एंडिंग पे क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, ये तो तुम देख ही रहो, बीच में जो एंडिंग होती है इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली यही चीज़ को हम इसको मेंटेन करके बता रहे हैं तुमको। ये देखो हमारे पास क्या है, एक्सॉन का लास्ट क्या है, नर्व की एंडिंग है, जिसके अंदर पे क्या प्रेजेंट होता है, सिनेप्टिकल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सिनेप्टिकल वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर में बेसिकली यहाँ पे एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट है, ठीक है। ये न्यूरोमस्कुलर बीच का जो स्पेस होता है इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, या फिर हम इसको साइनेप्स भी कहते हैं, ठीक है। एक मोटर एंड की यूनिट है। अब जहाँ पे आया मैसेज, यहाँ से क्या हुआ, सिनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, एसिटाइल कोलिन यहाँ रिलीज हुआ। अब मसल फाइबर मिला, मसल फाइबर्स के ऊपर क्या होता है, इसके लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास एक साइट होती है जहाँ पे ये सारे जितने भी तुमको दिखाई दे रहे ये जा कर के यहाँ बाइंड हो जाते हैं। जैसे ही बाइंड होता है वैसे क्या होता है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल से क्या होता है, हमारे पास जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मसल्स देखो बेसिकली क्या होता है, अंदर इसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज होता है एंड कैल्शियम आयन रिलीज होते ही जो हमारे पास यहाँ पे क्या था प्रेजेंट, मायोसिन था, ठीक है। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से था और इसके बीच में क्या प्रेजेंट था, हमारे पास 3 सब यूनिट बना के प्रेजेंट था। तो इसी पे कैल्शियम जा करके क्या होता है, बाइंड कर जाता है एंड जैसे ही कैल्शियम बाइंड होता है वैसे यहाँ का जो एक्टिन बाइंडिंग साइट था, एक्टिन बाइंडिंग साइट था, वो ओपन हो जाता है, नेक्ड हो जाता है, नेकेड हो जाता है, अब हमें दिखाई देता है एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का अब यही सिलसिला शुरू होता है। अब स्टार्ट होता है हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, किस तरीके से मसल कॉन्टैक्ट करते हैं। सबसे पहले देखो थिन फिलामेंट जो रहते हैं स्लाइड करते हैं थिक फिलामेंट के ऊपर, ये सबसे पहले तुमको पता है, ठीक है। सबसे पहले हुआ क्या, बेसिकली कैल्शियम आयन निकला, कैल्शियम आयन बाइंड होता है ट्रोपोनिन से और क्या करता है, मायोसिन से ऊपर से क्या होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट जो रहते हैं एक्सपोज्ड हो जाते हैं। अब क्या हुआ, जो मायोसिन होते हैं ना, मायोसिन एटीपी को रिलीज कराते हैं क्योंकि इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी को रिलीज कराते हैं, एटीपी को तोड़ते हैं एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। उसके बाद क्या होता है, मायोसिन जो रहता है, मायोसिन का हेड जो रहता है काफ़ी थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है और बाइंड कर जाता है एक्टिन के उससे एंड एम लाइन की तरफ उसको खींचता है।
खींचता है। यही बोला गया यहाँ पे। जेड लाइन जो रहते हैं ऑल्सो कम टू ईच अदर, सार्कोमियर जो रहते हैं थोड़े छोटे हो जाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसा कि तुमको दिखाई दे रहा है। रिलैक्स हुआ, एसिटाइल कोलिन निकला, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज कराएं। कैल्शियम के बाद क्या हुआ बेसिकली, कैल्शियम आयन बाइंड कर गए ट्रोपोनिन से। ट्रोपोनिन से क्या हुआ, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन जो रहता है उसके ऊपर जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है मायोसिन से आके जुड़ गई। जुड़ने के बाद क्या हुआ, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसने क्या किया, एटीपी को हाइड्रोलाइज किया, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो बेसिकली, उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों जुड़ गए एंड एम लाइन के ऊपर हमारा मायोसिन एक्टिन को खींच रहा था। खींचने के बाद जेड लाइन भी थोड़ी पास आती है, सार्कोमियर जो रहता है थोड़ा छोटा हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और वापस से जब मसल को अपने रिलैक्स पोजीशन में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम आयन को वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोड़ना पड़ेगा। ट्रोपोनिन को अगेन मास्क करना पड़ेगा ताकि वो मायोसिन बाइंडिंग साइट पे जो एक्टिन की जो हमारे पास बाइंडिंग साइट थी, मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट थी उसको बंद कर ले एंड एक्टिन और मायोसिन अब कभी इंटरेक्ट ना कर पाए। इसी को मसल रिलैक्स्ड स्टेट कहते हैं, जैसा कि तुम्हें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारे पास मायोसिन है। जब जैसे ये बाइंड होता है, ये जेड लाइन जो रहती हैं और खिंचती हैं इस तरीके से, मतलब जेड लाइन थोड़ी पास आती हैं, इस तरीके से पास आती हैं। तो देखो ये पास आ गई, ये देख रहे हो पास आ गई, पास आते हो क्या हुआ है, ये और पास आती है और पास आती है एंड पास आने के बाद क्या होता है बेसिकली, ये देखो मायोसिन को कुछ नहीं होता, यही चीज़ लिखी हुई है। जो हमारे पास मायोसिन होता है, मायोसिन अपने सेम पोजीशन पे होता है, एक्टिन की सेम पोजीशन होता है। सार्कोमियर जो रहता है वो छोटा हो जाता है। ए बैंड, मतलब ए बैंड क्या था मेरोमायोसिन का, तो ये भी सेम रहेगा। आई बैंड देखो कम होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आई बैंड यहाँ पे कम होता है। ओ जोन थोड़ा बड़ा हो जाता है, एच जोन थोड़ा सा छोटा हो जाता है, मतलब ये जो है ना ये थोड़ा लार्ज हो जाता है, ठीक है, और एच जोन थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब देख लिया, अब देखो मसल्स जो रहते हैं, अच्छा एनसीईआरटी भी पढ़ानी है, नो प्रॉब्लम। देखो मसल कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली क्या करते हैं, सिग्नल मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन की वजह से। मोटर न्यूरॉन के साथ जो मसल फाइबर्स होता है कनेक्ट होकर के क्या बनाते हैं, मोटर यूनिट बनाते हैं। जंक्शन जो रहता है मोटर न्यूरॉन्स एंड सार्कोलेमा के बीच का, उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट्स कहते हैं। बेसिकली न्यूरल सिग्नल करता है, यहाँ से रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एसिटाइल कोलिन होता है, वो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा के अंदर पे। ये स्प्रेड करता है मसल फाइबर्स के बेसिकली कैल्शियम आयन रिलीज करने के लिए जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में निकला था। अब ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं, कैल्शियम जो कि सब यूनिट ट्रोपोनिन में मिली थी उससे बाइंड हो जाता है। वहाँ से जो एक्टिन फिलामेंट है वो क्या करता है, एक्टिन साइट ऑफ मायोसिन के लिए जो साइट प्रेजेंट थी उसको हटा देता है। अब क्या होता है, अब जा करके उससे बाइंड हो जाता है, वहाँ एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हम एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब मायोसिन का हेड जो रहता है बाइंड हो जाता है एक्टिन साइट ऑन द एक्टिव टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज, हमें क्रॉस ब्रिज बनता हुआ ये दिखाई देता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अब देखो ये फिलामेंट का साइज लिखा हुआ है, टाइप ऑफ एन फिलामेंट। देखो फिलामेंट 3 टाइप के होते हैं, पहला, अच्छा मूवमेंट की बात हम पढ़ चुके हैं गाइज ये, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इसकी वजह से क्या होता है, जेड लाइन जो रहती है काफ़ी क्लोज आती है, ठीक है। ए बैंड भी फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड द ए बैंड अटैच टू दिस, एक्टिन पुल्ड होता है थोड़ा पीछे की तरफ, सॉल्टनी होती है, सार्कोमियर थोड़ा छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रेक्शन होती है, ठीक है। ये स्टेप देखो ऊपर तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा तुम्हें, देखो हुआ क्या, क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुए, दोनों मिल गए। ये क्या करता है, एडीपी जब इनऑर्गेनिक फास्फेट की वजह से ये पीछे की तरफ थोड़ा मूव करता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये वापस से इधर आता है एटीपी की वजह से एंड थोड़ा सा और पास आता है जब एटीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलते हैं तो, ठीक है। ये चीज़ तुम पढ़ ही चुके हो, क्या पढ़ना, ये तुम देख ही रहे हो डायग्राम। हमारे पास ये सार्कोप्लाज्म पूरा था, सॉरी ये नहीं, ये हमारे पास सार्कोप्लाज्म था। तो देख रहे हो किस तरीके से सार्कोमियर का साइज जो रहता है वो छोटा हो रहा है क्योंकि यही दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये देख ही रहे हो तुम, मायोसिन है, मायोसिन ही क्या कर रहा है, पास आ रहा है, दिख रहा है तुमको, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड अप कर रहे हैं, कोई साइज में चेंज नहीं होता, सिर्फ वो दोनों पास आ रहे होते हैं, मतलब सार्कोमियर छोटा हो रहा होता है।
स्लाइडिंग करना है तो वापस से करो। अगर इसको रोकना है तो कैल्शियम आयन जो रहता है पंप बैक कर लो सार्कोमियर सिस्टरने से, जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट पे जो मायोसिन की बाइंडिंग थी वो भी बंद हो जाएगी एंड जेड लाइन अपने वापस बैक पोजीशन पे आ जाएगा। इसको रिलैक्सेशन कहते हैं। ये जो रिएक्शन का टाइम 5 आवर्स होते हैं, हर एक में अलग अलग मसल्स के ऊपर है। रिपीटेड एक्शन ऑफ मसल्स कैन लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अगर बार बार ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है तो क्या होता है, हमारे मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। ये एनारोबिक ब्रेकडाउन ग्लाइकोजन इन द देम, मतलब जब देखो बेसिकली क्या होता है, फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अगर आप फूड बार बार नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, ऑक्सीजन भी फूड के पास नहीं मिलता है तो लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से मसल्स फटीग भी हो सकते हैं। मसल जो रहते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक वाइट मसल फाइबर्स होते हैं, एक रेड मसल फाइबर्स होते हैं। उन्हीं को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ से पढ़ लेते हैं। देखो एक रेड मसल फाइबर है, एक हमारे पास वाइट मसल फाइबर्स है। मतलब ये क्या हो रहा है गाइज, क्या लिखा है यहाँ पे, दो तरीके के देखो मसल फाइबर्स होते हैं, एक रेड मसल फाइबर होता है, दूसरा मेरे पास वाइट मसल फाइबर्स होते हैं। जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं, कहाँ तक लिखा है, जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं बेसिकली रेड कलर के होते हैं क्योंकि इनके पास मायोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा होता है। मायोग्लोबिन जिसके पास ज़्यादा होता है वो रेड कलर का दिखता है, तो इसकी वजह से मायोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए ये रेड कलर का मायोफाइब्रल्स है। अब मायोग्लोबिन जो रहता है हाई नंबर में क्या प्रेजेंट होता है, रेडिश अपीयरेंस शो करता है, इसीलिए मसल्स को हम रेड फाइबर्स कहते हैं। ये जो मसल्स होते हैं इनके पास प्लेंटी ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया भी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी कम होता है, जो लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन कराते हैं। ये जो मसल्स होते हैं ये एरोबिक मसल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ मसल्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी मायोग्लोबिन की कम होती है, इसीलिए ये कुछ पेल या फिर वाइटिस कलर के दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसको वाइट मसल्स फाइबर्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी काफ़ी कम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये एनारोबिक प्रोसेस में बेसिकली काम आते हैं। यहाँ पे लैक्टोज जो रहता है इकट्ठा नहीं होता, लैक्टिक एसिड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लैक्टिक एसिड काफ़ी जल्दी इकट्ठा होता है। यहाँ पे फटीक नहीं होता, लेकिन ये काफ़ी जल्दी फटीक हो जाते हैं, वाइट मसल फाइबर्स। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है स्केलेटल मसल्स। पहले टिक्कम बाजी लगा लिया जाए क्या क्या कंप्लीट किया है, ठीक है, आ जाओ। अभी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है, टाइप ऑफ मसल्स पढ़ लिया, अब हम स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगी क्योंकि ये काफ़ी इजी है टॉपिक है। जिसको मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझ में आ गई, चैप्टर में कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है, आ जाओ। स्केलेटल मसल बेसिकली क्या होता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बोन या फिर कार्टिलेज से मिल करके, मूवमेंट में हेल्प करता है, तुमको पता है, जैसे कि बिना किसी जॉ बोन के आप किसी चीज़ को चबा नहीं सकते, बिना तुम लिम्ब बोन के चल नहीं सकते। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, तुमको पता है बोन एंड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, तुमने पढ़ लिया है। फॉर्मर की बात करें तो हार्ड मैट्रिक्स कैल्शियम से मिल करके ये दोनों बनते हैं, प्लायबल मैट्रिक्स होते हैं, कॉन्ड्रियन 60 से मिलकर बनते हैं। ह्यूमंस में क्या होता है, ये जो टाइप के फ्लूइड होते हैं बेसिकली देखो ब्लड बोन जो रहता है 206 बोन से एंड कुछ कार्टिलेज से मिलकर बनता है। देखो तुमको बोन एंड कार्टिलेज इन दोनों के बारे में तुमको पढ़ना है, तुम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में पहुंच जाओ, क्योंकि वहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से एंड डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन, जो भी लिख रही हूँ समझ जाओ, ठीक है, एनिमल्स में तुम पढ़ो। अब देखो दो तरीके के क्या होते हैं, स्केलेटल्स होते हैं, एक एक्सियल स्केलेटल, एक एपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल बेसिकली देखो, अगर मैं फ्लो चार्ट बनाऊँ तो मैं लिखना पड़ेगा एक इस ठीक है, तो इसके पास 80 बोन होते हैं, 2 से 6 माइनस 80 कर दो, कितना आएगा, ठीक है, 126 एपेंडिकुलर के पास होते हैं, ठीक है।
ठीक है, टोटल मिला करके 206 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन बेसिकली 80 बोन से मिलके बनता है। ठीक है, इसमें 4 चीज़ें आती हैं। पहला स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड हमारे पास रिब्स। ठीक है, स्कल के पास कितने होते हैं? कंप्राइज 2। पहला देखो क्रेनियम करता है, क्रेनियम, एंड दूसरा फेसियल बोन्स। पूरा बोन मिला करके इसके पास 22 बोन्स होते हैं। ठीक है, फेसियल बोन्स के पास 14 बोन होते हैं एंड क्रेनियम के पास हमारे 8 बोन्स होते हैं प्रॉपरली। हमारे पास एक अलग से यू शेप्ड का हायोडी बोन प्रेजेंट जो बक्कल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये हमारे फेशियल बोन या फिर क्रेनियम में नहीं आता। एक हमारा हाईलाइटेड है, सर्सन रीजन में से क्वेश्चन बनते हैं। हर एक मिडल ईयर कंटेन 3 टीनी बोन जिसको मेलियस इनका स्टेपिस कहते हैं। कलेक्टिवली इनको हम ईयर ऑसिकल्स के नाम से जानते हैं। जो स्कल होता है आर्टिकुलेट होता है सुपीरियर रीजन पे वर्टेब्रल कॉलम से, जो 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल शो करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं हमारा जो स्कल है डाइकोंडाइलिक है। अगर हम वर्टेब्रल कॉलम्स की बात करें, मैंने क्या फ्रंटल पेराइटल नहीं बताया क्या? नहीं दिया है क्या? हमारे पास 8 बोन होते हैं हमारे हेड के पास। देखो ये बना हुआ है। पहला हमारे पास होता है फ्रंटल, जो एक होता है फ्रंटल। पेराइटल हमारे पास 2 बोन होते हैं, फ्रंटल पेराइटल, नहीं सॉरी, फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल 2 बोन है। एक हमारे पास ऑसिपिटल बोन है और हमारे पास एक हमारे पास फोनोइड है एंड एक हमारे पास एथमोइड है। 2 3 4 5 6 7 फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल इस्मोइड एथमोइड। ठीक है, 14 हमारे पास फेशियल बोन्स होते हैं। ठीक है, 14 हमारे पास फेशियल बोन्स होते हैं। वर्टेब्रल कॉलम की बात करें तो ये 26 सीरीज़ में अरेंज होते हैं, जिसको वर्टेब्रेट्स कहते हैं। डॉर्सली प्लेस्ड होते हैं, बेस ऑफ द स्कल से जुड़े होते हैं, एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बनाते हैं ट्रंक का। हर एक वर्टेब्रल जो रहता है हॉलो पोर्शन पे जुड़ा होता है, न्यूरो कैनाल प्रेजेंट होता है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड्स कहते हैं। पहला जो वर्टेब्रल कॉलम है उसको हम अटलस कहते हैं एंड दूसरा हमारे पास एक्सिस होता है। ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से कनेक्ट होता है। वर्टेब्रल कॉलम डिफ्रेशिएट होता है सर्विकल, थोरैक्सिक, लुम्बर एंड कॉक्सिल एंड तुम्हारा सैक्रल। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना इसको। साथ हमारे पास सी, इसीलिए एक फॉर्मूला निकल के आया था C7 T12 L5 S1 एंड C1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टेब्रल 7 होते हैं ऑलमोस्ट सारे ही मैमल्स में इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स। वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करता है हेड को एंड सर्व पॉइंट अटैचमेंट, जहाँ से रिब जो रहता है अटैच होता है। स्टर्नम जो रहता है एक फ्लैट बोन होता है जो मिड थोरैक्स के मिड लाइन पे प्रेजेंट होता है। 12 पेयर होते हैं रिब के। हर एक रिब जो रहता है फ्लैट होता है डॉर्सली साइड पे वर्टेब्रल कॉलम से और वेंट्रली हमारे स्टर्नम से। सर्सन रीजन का इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इफ़ 2 आर्टिकुलेट सरफेस डॉर्सली जो रहते हैं एंड पे एंड जिसको बाइसेफेलिक, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट 7 पेयर जो रहते हैं उनको ट्रू रिब के नाम से जानते हैं। डॉर्सली जो प्रेजेंट होते हैं थोरैक्सिक वर्टेब्रा से। देखो जो भी पीछे से वर्टेब्रल कॉलम से अटैच होते हैं उनको हम ट्रू रिब कहते हैं। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज से अटैच होते हैं। 8 9 10 ये 10 पेयर जो रहते हैं वो आर्टिकुलेट नहीं होते स्टर्नम से, लेकिन 7th रिब से ये अटैच होते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं फाल्स रिब या फिर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। लास्ट के 2 पेयर 11 एंड 12 वाले जो रहते हैं ये जो रहते हैं वेंट्रली तो कनेक्ट होते नहीं, कनेक्ट होते, इसीलिए हम इसको फ्लोटिंग रिब के नाम से जानते हैं। थोरैक्सिक वर्टेब्रा रिब स्टर्नम जो रहता है मिल करके क्या बनाता है, रिबकेज बनाता है। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कौन कौन, थोरैक्सिक का वर्टेब्रा, रिब एंड स्टर्नम मिलके रिबकेज बनाते हैं।
ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा 1 से 7 तक ट्रू रिब्स हैं, 8 9 10 पेयर फॉल्स रिब्स हैं क्योंकि पीछे से कनेक्ट नहीं है, दिख रहा है तुमको, इससे कनेक्ट है। एंड देखो 11 12 जो रहता है फ्लोटिंग रिब है जो सिर्फ वर्टेब्रल कॉलम से अटैच है और किसी से नहीं। लिम्स की बोन की बात करें तो हर एक मान लो कि ये हमारे पास क्या है, हमारा हाथ पैर, तो ये टोटल 30 से मिलके बना है, ये टोटल 30 से मिलके बना है, ये टोटल 30 से, ये टोटल 30 से, ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटल हर एक लिम्ब 30 बोन से मिलके बना है। हैंड वाले को फोर लिम्स कहते हैं, आगे वाले को, एंड पीछे वाले को हम हाइंड लिम्ब कहते हैं। हाथ की देखो सबसे पहले ये दिख रहा है, ये ह्यूमरस है, मैं तुमको डायग्राम से समझा दूँ। ये हमारे पास ह्यूमरस है, 2 बोन आती हैं, उसके बाद हमारे पास 2 बोन्स आती हैं, एक रेडियस एंड एक अल्ना। रेडियस वाला से याद कर लो कि जो नाखून से बिल्कुल अटैच होता है। फिर यहाँ 8 बोन्स आते हैं जिसको हम कार्पल्स कहते हैं। फिर आते हैं 5 बोन मेटाकार्पल्स के। फिर हमारे पास फेलेंजेस आते हैं, ठीक है, फेलेंजेस आते हैं 14 बोन्स, ठीक है, वही लिखा हुआ है। ह्यूमरस आता है, फिर रेडियस आता है, फिर अल्ना आता है, कार्पल्स जो रिस्ट बोन 8 नंबर में होते हैं, मेटाकार्पल्स जो पाम बोन होते हैं 5 नंबर में, फेलेंजेस आते हैं 14 बोन। फीमर की बात करें तो फीमर अगर पैर की बात करें तो, हाइंड लिम्स की बात करें तो फीमर सबसे बड़ी बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है, बचपन से पढ़ते हैं, और थाई की बोन होती है। टीबिया आता है, फिर फिबुला आता है, टॉर्सल्स आता है जो 7 नंबर्स में होते हैं, मेटाटार्सल आता है जो 5 नंबर में होता है, फेलेंजेस आते हैं जो 14 नंबर में होते हैं। ये हाइंड लिम्स है। एक होता है नी की बोन जो कि पटेला जिसको हम कहते हैं, बेसिकली ये क्या करती है, कप शेप की बोन होती है पटेला, जो नी को वेंट्रली नी कैप बना के कवर करती है। फिर बात करते हैं पेक्टोरल पेल्विक गर्डल की। पेक्टोरल गर्डल क्या होता है, बेसिकली पेक्टोरल का मतलब होता है हाथ से रिलेटेड, ऐसे याद करना, हाथ से रिलेटेड, एंड पेल्विक का मतलब होता है पैर से रिलेटेड। तो तुम ये देख रहे हो, ये जो प्रेजेंट है इसको हम पेल्विक कह लेते हैं, एंड जो यहाँ जो ये जुड़ा हुआ रहता है यहाँ पे, इसको हम पेक्टोरल कह लेते हैं, ठीक है, इसको, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली यहाँ पे एक तो ट्रायंगुलर शेप का स्कैपुला है, ठीक है, स्कैपुला है। फिर एक देखो ब्यूटी बोन आ जाती है जिसका नाम है क्लैविकल। फिर एक ग्लेनोइड कैविटी होता है, ये ग्लेनोइड कैविटी होता है जो ह्यूमरस से जाकर के जुड़ता है। अपर पे क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, जो बोन हेल्प करते हैं अपर एंड लोअर लिम्स को जोड़ने में, उसको एक्सियल स्केलेटन के। हर एक गर्डल जो रहता है 2 हाफ से मिलके बनता है। एक हाफ जो रहता है इसमें क्लैविकल होता है, स्कैपुला होता है। स्कैपुला जो रहता है लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जो कि डोर्सल पार्ट से थोरैक्स बिट कर सेकेंड, याद रखना, स्कैपुला 2nd एंड 7th रिब से कनेक्ट होती है, 2nd एंड 7th रिब से। डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर शेप का स्कैपुला स्लाइटली एलिवेट होता है रिज पे, स्पाइंस विच प्रोडक्ट एज अ फ्लैट एक्सपेंड प्रोसेस जिसको एक्रोमियन कहते हैं। तो ये एक्रोमोनियन प्रोसेस से कनेक्ट होता है। क्लैविकल जो रहता है आर्टिकुलेट होता है एक्रीमियन से। बिलो द एक्रीमियन एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको हम ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। देखो वही बोला गया, क्लैविकल जिससे कनेक्ट होता है उसको एक्रीमियन प्रोसेस कहते हैं, एंड ग्लेनोइड कैविटी जिससे कनेक्ट होता है बेसिकली वो ह्यूमरस है। शोल्डर ज्वाइन इससे बनाता है। हर एक क्लैविकल लॉन्ग सिलेंडर बोन बनाता है, 2 उसके कर्वेचर्स होते हैं जिसको हम कॉलर बोन क्या कहते हैं, क्लैविकल। अब पेल्विक गर्डल की बात करें तो पेल्विक गर्डल में 2 कॉक्सल बोन होते हैं, याद कर लेना। हर एक कॉक्सल बोन जो रहता है 3 बोन के फ्यूजन से बनता है, इलियम, इस्ट्रियम एंड प्यूबिस। हर एक देखो 2 हमारे पास क्या होते हैं, कॉक्सल बोन होते हैं। हर एक कॉक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से मिलके बनता है, इलियम, इस्ट्रियम, प्यूबिस। एट द एंड ऑफ द फ्यूजन हमारे पास क्या होता है, एसिटाबुलम नाम की एक कैविटी प्रेजेंट होती है जो थाई को बोन, दोनों ही थाई को आर्टिकुलेट करने में हेल्प करती है। दोनों ही जो हाफ होते हैं पेल्विक गर्डल के वेंट्रली मीट करते विद द हेल्प ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, किसके हेल्प से, फाइबरस कार्टिलेज की हेल्प से। अब आते हैं हमारे पास जॉइन के पास। जॉइन बेसिकली क्या है, जितने भी टाइप्स के मूवमेंट होते हैं जॉइन की हेल्प से होते हैं। जॉइंट्स जो रहते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, लोकोमोटरी में हेल्प करते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के। जॉइंट जो रहते हैं बेसिकली बोन टू बोन कांटेक्ट कराते हैं, बोन टू बोन कांटेक्ट कराते हैं, या बोन टू बोन एंड या फिर कार्टिलेज टू बोन कराते हैं। फोर्स की बात करें तो मसल जो फोर्स कैर आउट करता है मूवमेंट के लिए तो जॉइंट की वजह से ही होता है, ठीक है। जब ये तो तुमको पता ही होगा, जब 2 जॉइंट जो रहते हैं मिलते हैं उसको फैक्क्रम की हेल्प से मूवमेंट होती है डिपेंडिंग, ठीक है। 3 टाइप्स के में बोन है, फाइब्रस, कार्टिलेजस एंड साइनोवियल, ठीक है, जॉइंट्स है, सॉरी
कैसे हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस, साइनोवियल। फाइब्रस जो रहता है कभी भी मूवमेंट शो ही नहीं करता, तो क्या लिखा है, डू नॉट फ्लो एनी मूवमेंट। ये जो टाइप का मूवमेंट होता है बेसिकली फ्लैट स्कल बोन में होता है, जो एंड टू एंड फ्यूज करता है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से इन द फॉर्म ऑफ सटर्स, सचर्स के फॉर्म में, सचर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो क्रेनियम बनाती है। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो रहते हैं वो जॉइन करते हैं, ठीक है, हेल्प ऑफ कार्टिलेज। ये जो जॉइंट्स होते हैं बेसिकली वर्टेब्रल्स के एडजस्टन में मिलते हैं, एटलस और अल्ना में। ये लिमिटेड मूवमेंट शो करते हैं। साइनोवियल जॉइंट जो रहते हैं, फ्लूइड इनके बीच में, साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो दो बोन को जोड़ के रखता है। ये अरेंजमेंट जो रहता है मूवमेंट करवाता है। ये जो जॉइंट्स होते हैं लोकोमोशन काफ़ी तरीके के मूवमेंट्स कराते हैं। एग्जाम्पल में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंग जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, ठीक है, इसका एग्जाम्पल रख लेना इंपॉर्टेंट है। बॉल एंड सॉकेट का यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में होता है, हिंग जॉइंट नीज के बीच में होते हैं, पाइवोट जॉइंट अटलस सल्ना के बीच में, ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पस के बीच में, सैडल जॉइंट कार्पस एंड मेटाकार्पस ऑफ थंब के बीच में। एंड अभी देखो हम कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मैंने तुमको बताया था कि साइनोवियल जॉइंट्स में बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स आते हैं, हिंग जॉइंट्स आते हैं, पाइवोट जॉइंट आते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स आते हैं, सैडल जॉइंट आते हैं, ठीक है। तो इनका एग्जांपल तुम प्लीज़ रख लेना, क्वेश्चन इनसे एमसीक्यू वाले बनते हैं। बाल एंड सॉकेट जनरली ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल्स के बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पे। हिंग जॉइंट बेसिकली नी जॉइंट में प्रेजेंट होता है। पाइवोट जॉइंट अटलस एंड अल्ना के बीच में यहाँ प्रेजेंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट जो रहता है कार्पल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। एंड सैडल जॉइंट जो रहता है कार्पस और मेटाकार्पस के बीच में प्रेजेंट होता है थंब के, ठीक है। अब डिसऑर्डर पढ़ के चैप्टर के समाप्त करण की तरफ बढ़ते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो हमारे पास ये था ना ऐसा, एंड दूसरा हमारा जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोलेमा से बना मसल था, इन दोनों के बीच के एरिया को क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इनको क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये काफ़ी फटीग कर देता है, वीक कर देता है हमारे स्केलेटल मसल को, जिसकी वजह से पैरालाइज होने का खतरा होता है। फिर आता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है बेसिकली क्या करती है, हमारे स्केलेटल मसल्स को डीजनरेट करती है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, प्लीज़ ये सब याद रखना, कौन सा इम्यून डिसऑर्डर है, कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है। टेटनी रैपिड स्वैम यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है जब मसल्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है। एथ्रिटिस, तुमको एथ्रिटिस का मतलब है जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फीमेल्स होती है, या एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें कि बेसिकली क्या होता है, फ्रैक्चर होने का खतरा होता है, बोन की मास जो रहती है कम हो जाती है, ठीक है। गाउट क्या होता है, जब हमारे यूरिन में काफ़ी ज़्यादा जब हमारे जॉइंट्स में या यूरिन में बेसिकली यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दिखे, एंड यूरिक एसिड क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इसी को हम कहते हैं गाउट। समरी देख के अपने चैप्टर को समाप्त कर दें, बोलो। मूवमेंट जो रहता है सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक एसेंशियल फीचर होता है। प्रोटोप्लास्टिक क्या बोला गया, प्रोटोप्लास्टिक स्ट्रीमिंग सीलियरी मूवमेंट या फिर एमेबॉइड मूवमेंट सब करवाया जाता है, ठीक है। एनिमल जो रहते हैं जनरली फूड स्टोर शेल्टर के लिए वजह से मूवमेंट करते हैं। सेल जो रहता है एमेबॉइड भी मूवमेंट करवाता है, सीलियरी कराता है, मस्कुलर मूवमेंट कराता है। लोकोमोशन जो रहता है बेसिकली अदर सारे मूवमेंट्स करवाता है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन मस्कुलर एक्टिविटी के लिए। 3 टाइप के बेसिक मूवमेंट्स होते हैं। स्केलेटल मूवमेंट रहता है, दूसरा हमारे स्केलेटल जो मसल्स होते हैं स्केलेटल एलिमेंट से अटैच होते हैं, स्ट्राइसन शो करते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। विस्टल मसल जो रहता है दूसरा मसल जो इनर वॉल ऑफ विस्टल ऑर्गन, जैसे कि क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पाथवे पे प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्टिव पाथवे पे प्रेजेंट होता है। नॉन स्ट्राइसन शो नहीं करते, एंड ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं। कार्डियक मसल जो रहते हैं मसल्स ऑफ हार्ट में देखने को मिलता है। अब उसके बाद आता है हमारे पास तीसरा मसल, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है,
अच्छा वो चीज़ तुमने तो देखी ली, स्केलेटल मसल, विसरल मसल, उसके बाद कार्डियक मसल, ये स्ट्राइसन शो करते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं। मसल के पास चार तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, एक्सिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। जो मसल फाइबर्स होते हैं एनाटॉमिकली मसल्स के यूनिट बनाते हैं। हर एक मसल फाइबर जो रहता है काफ़ी सारे पैरेलिएजर मायोफाइब्रिल से मिलकर बनते हैं। हर एक मायोफाइब्रिल जो रहता है जनरली अरेंज होता है, बाहर वाले लाइन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोमियर कहते हैं, जो फंक्शनल यूनिट बनाता है। हर एक सार्कोमियर सेंट्रल ए बैंड से मिलता है, जो थिक मायोफाइब्रिल होता है, 2 हाफ आई बैंड होते हैं, एंड एक जेड लाइन होता है जो बीच का इंटरसेक्ट करता है। एक्टिन एंड मायोसिन जो रहते हैं पॉलीमराइज होते हैं, जो प्रोटीन से मिलके बनते हैं, जो कि जिनके पास कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। द एक्टिन साइड जो रहता है मायोसिन के रेस्टिंग फेज में क्या होता है, मास्क किया रहता है प्रोटीन। जो एक्टिन साइट जो मायोसिन के ऊपर एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है रेस्टिंग फेज में, एक्टिन फिलामेंट से ढकी होती है। मायोसिन हेड जो रहता है एटीपी, ये तो तुम देख ही चुके हो यार, कैल्शियम की वजह से बाइंड करता है मायोसिन हेड, क्रॉस ब्रिज बनाता है, फिर दोनों मूवमेंट करते हैं, वो दोनों पास आते हैं, उसके बाद फिर वही वापस चला जाता है तो नॉर्मल फेज में। इस एलिमिनेशन की वजह से क्या होता है, बार बार होता है तो फटीक हो जाता है। 2 तरह की मसल्स होती हैं, एक रेड एंड एक हमारे पास रेड एंड वाइट फाइब्रल्स होते हैं, अपने पिगमेंट के हिसाब से होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। बोन एंड कार्टिलेज पता है, स्केलेटल मसल्स बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं, स्केलेटल मसल ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। स्केलेटल सिस्टम जो रहता है डिवाइड होता है एक्सियल एंड अपेंडिकुलर में, स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, रिब एंड स्टर्नम में हमारे एक्सियल में आते हैं, लिम्स, बोन एंड गर्डल्स एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल्स में आते हैं। 3 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं हमारे पास, 3 टाइप के जॉइंट होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल। साइनोवियल जॉइंट जो रहता है अलाउ करता है बहुत सारे मूवमेंट का, जो सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं लोकोमोशन में। तो भाई तो हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब एक एमसीक्यू कर लेते हैं, चैप्टर को ख़त्म करते हैं। स्मूथ मसल कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है। स्कल बेसिकली इसमें स्टर्स प्रेजेंट होता है। रेड मसल फाइबर्स के अंदर मायोग्लोबिन होता है, ट्रोपोमायोसिन थिन फिलामेंट में मिलता है। तो हमारा ये जो चैप्टर है बहुत प्यारे तरीके से ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है हमारा ये चैप्टर 1 आवर कुछ 30 मिनट्स में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कोई नहीं, बहुत प्यारे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। और टिक विक लगा लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ये कंप्लीट मसल्स, स्केलेटल मसल, जॉइंट डिसऑर्डर, सब कुछ कंप्लीट कर लिया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देना। एंड आप एक चीज़ और है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा जिसको भी नीड हो। बाय बाय, टेक यू, लव यू।